हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं जो हमारा अध्याय नंबर 3 है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। यहाँ पर पाठ का जो नाम है वह है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। देखिए, पाठ का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित जो रेशे होते हैं उनको कृत्रिम रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशों को दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है? कृत्रिम रेशा। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जो है हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो बहुत सारी वस्तुओं से मिलकर बनती है। जैसे कि हम कपड़े की बात करें तो वह भी एक प्रकार के रेशे से मिलकर बनता है, या बहुत सारी वस्तुएं हैं जो किसी ना किसी रेशे से मिलकर के बनती हैं। तो देखिए, आप दैनिक जीवन में जो भी पोशाक पहनते हैं वह कपड़े से बनी होती है। कपड़ा जो है प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनता है। रेशे का प्रयोग विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। हम हमारे दैनिक जीवन में जो पोशाक पहनते हैं या फिर दैनिक जीवन में बहुत सारे कपड़े यूज़ लेते हैं, बहुत सारे रेशों से बनी हुई वस्तुएं यूज़ लेते हैं, तो वो सभी जो हैं या तो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई होती हैं या फिर वो कृत्रिम तरीके से बनी हुई होती हैं। तो हम रेशों की बात करते हैं। जो रेशे होते हैं बहुत ही महीन और छोटे होते हैं और बहुत लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन ये होते हैं बहुत महीन। जो रेशे हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो रेशे होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक, एक जो रेशे होते हैं वो होते हैं संश्लेषित। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनका जो दूसरा नाम होता है वह होता है कृत्रिम, यानी संश्लेषित रेशों को कृत्रिम रेशे कहते हैं। या फिर इनका जो नाम बताया गया है वो होता है मानव निर्मित, क्योंकि ये जो रेशे हैं मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इन रेशों को मानव निर्मित रेशे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशों की। हमने पढ़ा कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी कपड़े वस्तुएं हैं जो रेशों से मिलकर बनती हैं। उन रेशों को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक जो रेशा होता है वह प्रकृति से प्राप्त होता है। सीधी सी भाषा में, अगर सरल सी भाषा में समझना चाहें, जो प्राकृतिक रेशा है इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्राप्त होता है। अब प्रकृति से प्राप्त होने का मतलब पौधों से या फिर जंतुओं से। तो परिभाषा हमारी क्या बनती है? प्राकृतिक जो रेशे होते हैं वो पौधों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशों की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, या फिर ऐसे रेशे जिनका निर्माण पौधों और जंतुओं के द्वारा किया जाता है उन रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ये जो रेशे होते हैं पौधों और जंतु के निर्माण से ही बनते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो आते हैं कपास हो गई, ऊन हो गई, तो ये रेशे होते हैं प्राकृतिक रेशे। अगर संश्लेषित रेशों की बात करें तो जो संश्लेषित रेशे हैं इन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं, और इन रेशों का जो निर्माण है वह मानव के द्वारा किया जाता है। तो संश्लेषित रेशों की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे रेशे जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है या मानव निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। जैसे कि रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, बहुत सारे ऐसे रेशे हैं जिनका जो निर्माण है हमारे मानव के द्वारा किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा रेशे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। अब जो प्राकृतिक रेशा है प्रकृति से प्राप्त होता है, अर्थात पौधों और जंतु से प्राप्त होता है। एक रेशा वो होता है जो कि मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित रेशा होता है। उस रेशे को हम कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। जैसे कि हो गया रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशे क्या हैं। देखो, संश्लेषित रेशों को जो नाम दे सकते हैं वह एक तरीके से बहुलक का नाम दे सकते हैं। संश्लेषित रेशों को जब नाम दे सकते हैं वो किसका नाम दे सकते हैं? बहुलक का नाम दे सकते हैं, क्योंकि संश्लेषित जो रेशे होते हैं वह छोटी छोटी इकाई से मिलकर के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक प्रत्येक छोटी छोटी इकाई मिलकर के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है। उस लंबी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए,
दोबारा से समझिए, संश्लेषित जो रेशा है हम उसको बहुलक कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर बहुलक के बारे में। तो हम बात करते हैं बहुलक की। तो देखिए बहुलक जो है छोटी छोटी इकाई से मिलकर के बनता है। जैसे कि हम बात करें एक माला की, जो एक माला होती है, मोतियों की जो एक माला होती है, वह छोटे छोटे मोती मिलकर के एक बड़ी माला का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे मोती मिलकर के एक बड़ी माला का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तरह से एक लंबी श्रृंखला का ये निर्माण कर रहे हैं। तो इस लंबी श्रृंखला को जो हमें वो क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अनेक छोटी श्रृंखलाएं मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं, इसे हम बहुलक कहते हैं। अब जो बहुलक है उसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमर। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। जिसमें जो पॉली होता है वो अलग होता है और मर को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसमें जो पॉली का अर्थ होता है वो तो होता है अनेक, और इसमें जो मर का अर्थ होता है वो होता है इकाइयाँ। तो यहाँ पर इस शब्द का जो पूरा रूप हुआ पॉलीमर का, कि अनेक इकाइयों से मिलकर बनी संरचना को पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि बहुलक किसे कहते हैं। छोटी छोटी संरचनाएं मिलकर के जब एक बड़ी संरचना का निर्माण करती हैं तो उसको बहुलक कहते हैं। बहुलक एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलीमर जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली तथा मर, जिसमें पोली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाइयाँ, अर्थात अनेक इकाइयों से मिलकर बनी संरचना बहुलक यानी पॉलीमर कहलाती है। जैसे कि ट्रेन होती है तो वहाँ पर देखिए ट्रेन के छोटे छोटे डब्बे मिलकर के एक लंबी ट्रेन का निर्माण कर लेते हैं। तो एक ट्रेन जो अपने लंबी श्रृंखला का निर्माण कर ली, उसको हम क्या कह सकते हैं, बहुलक का एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। तो बहुलक के उदाहरण में जैसे हमने देखा कि छोटी छोटी मालाएं मिलकर एक बड़ी माला का निर्माण करती हैं, ट्रेन के छोटे छोटे डिब्बे में मिलकर एक बड़ी ट्रेन का निर्माण करते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। अब जो देखिए बहुलक जो है वह मुख्य रूप से क्या होता है, मानव निर्मित होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि एक संश्लेषित रेशा ही है। और संश्लेषित रेशा का हमने पहले ही एग्जाम्पल पढ़ लिया, यह क्या होता है, मानव निर्मित होता है। अब हम बात करते हैं बहुलक की। तो जो बहुलक है यानी जो संश्लेषित रेशा है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो देखिए जो संश्लेषित रेशा है वह मुख्य रूप से रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक 4 प्रकार का होता है। संश्लेषित रेशा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। मुख्यतः ये कई प्रकार का होता है, लेकिन अपने सिलेबस में इस संश्लेषित रेशों को 4 प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वह करते हैं रेयोन की। तो देखो जो रेयोन होता है वह क्या होता है कि कृत्रिम रेशा है। जैसा कि हम पहले बात कर लिए, रेयोन क्या है, कृत्रिम रेशा है। यह प्रकृति से जो प्राप्त उच्च सेलुलोज होता है। रेयोन जो है प्रकृति से प्राप्त उच्च सेलुलोज की रासायनिक अभिक्रिया करवाने से बनता है। रेयोन प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज की रासायनिक अभिक्रिया कराने से बनता है। रेयोन जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि सेलुलोज को शुद्ध करके, रेयोन में क्या होता है कि सेलुलोज होता है उसको सबसे पहले शुद्ध किया जाता है। दोबारा से आप समझिए, जो रेयोन है जो प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। इसमें जो सेलुलोज है उसको शुद्ध करके इसके जो अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण किया जाता है। क्या बताया मैंने आपको कि रेयोन जो है प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज की रासायनिक अभिक्रिया करवाने से बनता है। रेयोन जो है प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक जो होता है इसको सबसे पहले शुद्ध किया जाता है और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है। जब सेलुलोज जो शुद्ध होता है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन
ऑक्साइड का, जब कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें मिश्रण कर दिया जाता है तो यहाँ पर हमें एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। और इस गाढ़े द्रव को जो हम हैं वो कहते हैं विस्कस। गाढ़े द्रव को हम क्या कहते हैं? विस्कस कहते हैं। और इस विस्कस को सूक्ष्म छिद्रों से जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें प्रवाहित करवाया, सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसमें प्रवाहित करवाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या प्राप्त किए जाते हैं? रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और यहाँ पर हमें कौन सा रेशा प्राप्त करना है? रेयॉन प्राप्त करना है। रेयॉन का जो उपयोग है कालीन, गलीचे और चद्दर बनाने में किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट रूप से आप दोबारा से देख सकते हैं, रेयॉन जो है प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज की रासायनिक अभिक्रिया कराने से बनता है। सबसे पहले सेलुलोज को शुद्ध किया जाता है, उसके बाद इसके अंतर्गत सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसका सूत्र होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण किया जाता है। इन दोनों का मिश्रण किया जाता है। मिश्रण करने के बाद में एक गाढ़ा द्रव बनता है। उस गाढ़े द्रव को हम विस्कस कहते हैं। और इस विस्कस को क्या किया जाता है? सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या प्राप्त किए जाते हैं? रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जिसे कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है? रेयॉन रेशा प्राप्त किया जाता है। और रेयॉन का जो उपयोग है बिस्तर होता है, जैसे चद्दरें होती हैं, कालीन होता है, गलीचा होता है, उनमें किया जाता है। तो रेयॉन का उपयोग कालीन, गलीचे और चद्दर बनाने में किया जाता है। अब हमारे पास में जो संश्लेषित रेशा है उसमें दूसरा उदाहरण है नायलॉन का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है नायलॉन। तो देखिए नायलॉन जो है कैसे बनता है। मुख्यतः जो नायलॉन है उसकी 2 इकाइयाँ होती हैं। नायलॉन की कितनी इकाइयाँ होती हैं? 2 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी? मुख्यतः जो नायलॉन है एडिपिक अम्ल, नायलॉन जो है एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन। नायलॉन एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन से मिलकर के बनाया जाता है। तो नायलॉन की मुख्यतः कितनी इकाइयाँ हो गई? 2 हो गई। एक तो हो गई एडिपिक अम्ल और एक हो गई हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन। नायलॉन मुख्यतः एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन से मिलकर के बनाया जाता है। यह कैसा रेशा होता है? मानव निर्मित रेशा होता है, जैसा कि हमें पता है। संश्लेषित रेशा है जिसको मानव निर्मित रेशा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नायलॉन के जो गुण होते हैं कैसे होते हैं। देखिए जो नायलॉन का जो रेशा आता है बहुत ही प्रबल आता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है। नायलॉन का रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का और मजबूत होता है। नायलॉन का जो रेशा होता है प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का और मजबूत होता है। इसीलिए इसका जो उपयोग है पैराशूट बनाने के अंदर किया जाता है, तंबू बनाने के अंदर इसका उपयोग होता है, जो ब्रश आती है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, मोजे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के कारण से जो नायलॉन का उपयोग है इन वस्तुओं के अंदर किया जाता है। जैसे रस्सी बनाते हैं तो रस्सी देखो वजन में तो हल्की होती है, बहुत लंबी होती है। बहुलक संरचना बता रहे हैं कि छोटी छोटी इकाइयाँ मतलब लंबा रेशा बन रहा है। एक हल्की होती है लेकिन कैसी होती है? मजबूत होती है, प्रत्यास्थ होती है। तो ये कौन सा गुण आता है? नायलॉन का गुण आता है। जो रस्सी बनी हुई होती है वह भी किसकी बनी हुई होती है? नायलॉन की बनी हुई होती है। तो नायलॉन का जो रेशा होता है कैसा होता है? प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है। इसी के साथ ये मजबूत भी होता है, चमकीला भी होता है और धुलने में भी क्या करता है? सरलता से धुल जाता है। नायलॉन का उपयोग में क्या हो गया? दैनिक जीवन में जो नायलॉन है उससे कई प्रकार की वस्तु जैसे जुराब हो गई, रस्सी हो गए, तंबू हो गए, दांत साफ करने की ब्रश हो गई, कारों की सीट के पट्टे हो गए, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि नायलॉन से मिलकर के बनते हैं। नायलॉन को मैंने आपको विशिष्ट रूप से बता दिया है कि नायलॉन जो है एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन से मिलकर के बनाया जाता है। नायलॉन का जो रेशा होता है, अपन पढ़ रहे हैं नायलॉन के गुण की। जो नायलॉन का जो रेशा होता है
प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है, इसी के साथ ये मजबूत होता है। फिर हम इसके उपयोग की बात करें तो नायलॉन का जो रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का और मजबूत बताया गया है। इसी के कारण से इसका जो उपयोग है रस्सी के अंदर, दांत साफ करने की ब्रश के अंदर, मोजे के अंदर, जुराब के जो बात की उसके अंदर, तंबू बनाने में, पैराशूट बनाने में आदि में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर अभी देखा नायलॉन और रेयॉन। अब हम तीसरा जो हमारे पास में बहुलक है उसकी बात करते हैं, पॉलिएस्टर। देखिए जो पॉलिएस्टर होता है उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है डेक्रोन। तो ये कौन सी इकाइयों से मिलकर बनता है? जैसे रेयॉन में तो हमने बात की थी कि उच्च बहुलक सेलुलोज की रासायनिक अभिक्रिया से बनता है, और नायलॉन में हमने बात की थी कि यह एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनता है। तो अब हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की कि ये कौन सी इकाइयों से मिलकर बनता है। तो जो पॉलिएस्टर है, जो डेक्रोन है, यह है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेथिलिक अम्ल के बहुलीकरण से बनता है। पॉलिएस्टर जो है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेथिलिक अम्ल के बहुलीकरण से मिलकर बनाया जाता है। इसके अंतर्गत भी 2 इकाइयां कार्य करती हैं पॉलिएस्टर को बनाने के लिए। अब बात करते हैं जो पॉलिएस्टर के उपयोग हैं वो क्या है। तो देखिए पॉलिएस्टर के जो रेशे होते हैं उनका जो उपयोग है वो किया जाता है वस्त्र बनाने के अंदर। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो लेते हैं हम टेरिलीन का। टेरिलीन जो है पॉलिएस्टर का एक एग्जाम्पल होता है। टेरिलीन क्या एक पॉलिएस्टर है। इसका जो रेशा होता है बहुत ही इकाइयों से मिलकर बनता है। पॉलिएस्टर का जो उपयोग है रस्सी बनाने में किया जाता है, बेल्ट बनाने में किया जाता है, कपड़े बनाने में किया जाता है, तकिए बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एक और एग्जाम्पल लेते हैं पेट, PET, जिसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट, एक बहुत ही क्या है सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर। यानी इस पॉलिएस्टर में हमने पहले एक एग्जांपल लिया टेरिलीन और दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं पेट, जिसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट। ये भी बहुत एक अच्छा प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग है बोतलें में, बर्तन में, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। जैसा कि जो पॉलिएस्टर यहाँ पर लिख रहा है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो पॉली और एक लिख रखा है एस्टर। वास्तव में क्या एक रसायन है जो क्या कहलाता है एस्टर कहलाता है। अब देखिए जो पॉलिएस्टर पड़ा है ये 2 इकाइयों से मिलकर बना है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? एक तो आता है पॉलीकोट, एक आता है पॉलीवुल, एक आता है टेरिकोट। तो ये जितने भी रेशे हमने नाम दिए हैं पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट, ये क्या होते हैं 2-2 रेशों से मिलकर के बनते हैं। देखिए जो हमारे पास में पॉलीकोट है वह पॉलिएस्टर और कपास के मिश्रण से तैयार किया जाता है। जो हमारे पास में पॉलीवुल है वह पॉलिएस्टर और ऊन से मिलकर के बनाया जाता है। और जो हमारे पास में टेरिकोट है वह टेरिलीन और कॉटन से मिलकर के बनाया जाता है। जो टेरिकोट है इसके अंदर देखो एक तो आती है कॉटन जो कि क्या है प्राकृतिक है, एक आती है टेरिलीन जो कि क्या है संश्लेषित है। तो हम इसकी परिभाषा एक तरीके से और दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बात की कपास भी क्या एक प्राकृतिक बहुलक है, ऊन भी क्या है प्राकृतिक बहुलक यानी प्राकृतिक रेशा है, कॉटन भी क्या है एक प्राकृतिक बहुलक यानी प्राकृतिक रेशा है, जबकि पॉलिएस्टर और टेरिलीन कृत्रिम रेशे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉलीकोट, पॉलीवुल और टेरिकोट है इन तीनों की अगर हमें एक परिभाषा समरूप देनी हो तो क्या कह सकते हैं कि वे रेशे जिनका निर्माण प्राकृतिक और कृत्रिम धागों से मिलकर के बनाया जाता है उन्हें मुख्यतः पॉलीकोट, पॉलीवुल और टेरिकोट कहते हैं। वे रेशे जिन्हें मुख्यतः कृत्रिम और प्राकृतिक धागों के मिश्रण से तैयार किया जाता है उन्हें मुख्यतः पॉलीकोट, पॉलीवुल और टेरिकोट कहते हैं। जो पॉलीकोट होता है वह पॉलिएस्टर और कपास से मिलकर बनता है, पॉलीवुल जो होता है पॉलिएस्टर और ऊन से मिलकर के बनता है, और जो टेरिकोट है वह टेरिलीन और कॉटन से मिलकर के बनता है। तो हमने यहाँ पर देखा रेयॉन कैसे बनता है, नायलॉन कैसे बनता है और पॉलिएस्टर कैसे बनता है। अब हमारे पास में जो हमारा अगला पॉइंट रहा था चौथा एक्रिलिक। अब बात करते हैं एक्रिलिक की। देखिए आपने कुछ कपड़े ऐसे भी पहने हैं जो आपको ऊनी समान दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में उनमें ऊन नहीं होती है। जैसे कि हम बात करें जो शॉल होता है,
जो हमारे सर्दियों में कई प्रकार के ऊनी वस्त्र आते हैं, वो ऊनी नहीं होते लेकिन ऊनी के सदृश्य दिखाई देते हैं, उन वस्त्रों को हम क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। यानी उनमें एक विशेष प्रकार का जो रेशा है वो काम में लिया जाता है, उन रेशों को ही हम एक्रिलिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी कि एक्रिलिक किसे कहते हैं। जो हम सामान्य आते हैं उन्हीं कपड़े पहनते हैं, जैसे कि शॉल हो गया और भी बहुत सारे कपड़े हो गए जो हमें ऊनी के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन ऊनी के समान नहीं होते हैं, ऊनी उनमें यूज नहीं होती है और वो एक विशेष प्रकार के रेशों से तैयार किए जाते हैं। उन रेशों को एक्रिलिक रेशा कहते हैं, जो कि क्या है, संश्लेषित रेशा है। देखिए एक्रिलिक जो रेशे होते हैं, इनकी जो वस्तुएं बनती हैं वो बहुत ही सस्ती बनती हैं और अलग अलग रंगों में ये हमें उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है और अत्यधिक लोकप्रिय होता है और अत्यधिक जो इसे लोग होते हैं वो उपयोग में लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि एक्रिलिक से बने वस्त्र ऊन से बने वस्त्र के समान ही दिखते हैं, अर्थात एक प्रकार से एक्रिलिक क्या ऊनी होता है, लेकिन वास्तव में ये ऊन नहीं है, सिर्फ सदृश्य दिखाई देते हैं ऊन की तरह। संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है, प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रोसान कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक अलग लाइन लिखी गई है कि हमने संश्लेषित रेशे पढ़े हैं। संश्लेषित रेशों में हमने क्या पढ़ा, रेयन पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, पॉलीएस्टर पढ़ा, एक्रिलिक पढ़ा। इन चारों को पढ़ने के बाद में यहाँ पर एक नोट में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो संश्लेषित रेशे हैं इनको पहन करके कभी भी हमें पेट्रोल वगैरह के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और जल्दी से आग पकड़ लेते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानि होती है। जैसा कि आपने यहाँ पर क्या देखा, रेयन, नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। अब हमारे पास में जो अगली क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसकी चर्चा जो हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।